आप में से बहुत सारे लोगों को शायद अभी यह पता नहीं होगा कि अबू धाबी में बना यह मंदिर किस भगवान का है और इस भव्य मंदिर के गर्भगृह में जिन दो प्रतिमाओं की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो प्रतिमाएं किसकी हैं। तो यह मंदिर स्वामी नारायण जी का है, जिनका जन्म वर्ष 1781 में अयोध्या के पास छपिया नाम के एक गांव में हुआ था और उनका मूल नाम घनश्याम पांडे था। घनश्याम पांडे वेदों और परंपराओं के महान ज्ञाता थे और स्वामी रामानंद ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उन्हें एक नया नाम दिया था और यह नाम था स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जब गुजरात पहुंचे तब उन्होंने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की जिसे श्री स्वामी नारायण संप्रदाय कहा गया और यहीं से लोग श्री स्वामी सहजानंद को भगवान का अवतार मानने लगे और उन्हें लोगों ने एक नया नाम दे दिया और यह नाम था श्री स्वामी नारायण। और आज पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा लोग स्वामी नारायण संप्रदाय में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और श्री स्वामी नारायण जी को भगवान की तरह पूजते हैं। और अबू धाबी में बना यह भव्य मंदिर भी स्वामी नारायण जी का ही है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है और वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जिन दो प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनमें एक प्रतिमा श्री स्वामी नारायण जी की है और दूसरी प्रतिमा उनके प्रमुख शिष्य की है जिन्हें गुणातीनानंद कहते हैं। और जिस संस्था ने 700 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण करवाया है उस संस्था के पहले गुरु गुणातीनानंद जी ही थे, जिनकी प्रतिमा को इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया है। और इस समय पूरी दुनिया में श्री स्वामी नारायण जी के 1100 से ज्यादा मंदिर हैं और दिल्ली का मशहूर और भव्य अक्षरधाम मंदिर भी श्री स्वामी नारायण का मंदिर ही है। राहुल गांधी असल में जिस सिफारिश को लागू करने की इस बार गारंटी दे रहे हैं वो सिफारिश यूपीए की सरकार में स्वामीनाथन आयोग ने ही की थी और बड़ी बात यह है कि उस समय यूपीए सरकार ने इस सिफारिश को लागू करने से इनकार कर दिया था और तब यह कहा था कि यह सिफारिश व्यावहारिक नहीं है, इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। वर्ष 2010 में यूपीए की सरकार ने राज्यसभा में यह बताया था कि केंद्र सरकार स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू नहीं कर सकती जिसमें यह लिखा है कि किसी भी फसल का एमएसपी उसकी लागत का 1.5 गुना यानी 50% ज्यादा होना चाहिए। तो मैं आपको वो कागज आज पढ़कर सुनाता हूं और ये मैंने राज्यसभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और फिर सरकार जो जवाब देती है वो पेपर आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसी में से पढ़कर मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, ये 16/4/2010 को बीजेपी के सांसद प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने यह सवाल पूछा और सवाल में उन्होंने जो कहा, whether government has accepted recommendations of Swaminathan Commission regarding calculation of remunerative prices to be paid to farmers। अब देखिए जवाब में श्री केवी थॉमस जो उस समय कृषि मंत्री थे उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने लिखा, द नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन हैज रिकमेंडेड that the minimum support price MSP should be at least 50% more than the weighted average cost of production। The recommendation however, अब यहां आप ध्यान से सुनिएगा, सरकार कह रही है यूपी की सरकार, this recommendation however has not been accepted by the government because MSP is recommended by the Commission for Agricultural Costs and Prices based on objective criteria and considering variety of relevant factors। Hence, prescribing an increase of at least 50% on cost may distort the market. A mechanical linkage between MSP and the cost of production may be counterproductive in some cases। यूपीए सरकार के इसी जवाब को आधार बनाते हुए बीजेपी ने अब कांग्रेस पर किसानों से झूठा वादा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी एमएसपी पर देश के किसानों को भ्रमित कर रही है। और बीजेपी का यह कहना है कि जब आपकी सरकार थी तब तो आपने यह कह दिया कि एमएसपी को लागू करना व्यवहारिक नहीं है, इससे बाजार खराब हो जाएगा और अब आप कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम एमएसपी लागू कर देंगे।
जबकि कांग्रेस का कहना है कि यूपीए की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिशों में से सबसे ज्यादा 175 सिफारिशों को मान लिया था, 175 सिफारिशों को लागू भी कर दिया था और वो अब एमएसपी पर भी इस आयोग की सिफारिश को लागू करने की गारंटी देती है। इस आयोग ने सरकार को कुल मिलाकर 3 फॉर्मूलों के बारे में बताया था, जिनमें से एक फॉर्मूले को कहते हैं A2, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चर कॉस्ट। दूसरे फॉर्मूले को A2 प्लस FL कहते हैं, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चरल कॉस्ट प्लस फार्मर लेबर। और तीसरे फॉर्मूले को कहते हैं C2, जिसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। तो A2 फॉर्मूला का मतलब यह है कि सरकार को फसलों की लागत के आधार पर उसका एमएसपी तय करना चाहिए। तो मतलब जितनी भी लागत, जितना भी पैसा किसान ने खर्च किया है उस फसल को उगाने में, उसके आधार पर एमएसपी तय होना चाहिए। पहला फॉर्मूला यह है। लागत किसान की जो है वो निकलनी चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है A2 प्लस FL। इस फॉर्मूले का मतलब यह है कि सरकार फसल की लागत के साथ साथ उस फसल को उगाने के लिए किसानों ने जो मजदूरी की है उस मजदूरी के हिसाब से फसल का एमएसपी तय करना चाहिए। A2 प्लस FL। तो यानी जो किसान मजदूरी कर रहा है, जो उसका लेबर है, उसकी भी तो कोई कीमत होगी, इसलिए किसान को उसका लेबर की जो कॉस्ट है, मजदूरी की जो कीमत है वो मिलनी चाहिए और जो उसने अपने जेब से पैसा लगाया है लागत, वो मिलनी चाहिए। तीसरा फॉर्मूला है C2, जिसमें आयोग ये कहता है कि फसलों के एमएसपी में किसान की लागत और उसकी मजदूरी के साथ साथ उस जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल होनी चाहिए जिस जमीन पर वो फसल उगाई गई है, यानी जमीन का जो किराया है वो भी शामिल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जिस जमीन पर फसल उगाने की बजाय कोई दूसरा काम कर लेने से किसानों को लाभ होता, उस लाभ को भी एमएसपी में शामिल किया जाए। और यही वजह है कि हमारे देश के किसान इस तीसरे फॉर्मूले के तहत फसलों का एमएसपी तय करने की मांग कर रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला मतलब कि उनकी जो लागत है वो भी मिले, उन्होंने जो मजदूरी की है, लेबर किया है, उसका पैसा भी मिले, और जिस जमीन पर वो ये फसलें पैदा कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उस जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक तरीके से आप कह लीजिए उस जमीन का किराया भी उन्हें मिलना चाहिए। ये तीनों चीजें उन्हें चाहिए। और आज भी आंदोलनकारी किसान यही मांग कर रहे हैं कि उनकी लागत, उनकी मजदूरी और फिर उनकी जमीन का भाड़ा। हालांकि आज आपको यह भी समझना चाहिए कि कानून बनाकर किसानों को एमएसपी की गारंटी देने में आखिर सरकार को क्या परेशानी है। फिलहाल केंद्र सरकार जिस फॉर्मूले के आधार पर हमारे देश में 22 फसलों का एमएसपी तय करती है, वो एमएसपी किसानों द्वारा मांगे जाने वाले एमएसपी से 25 से 30% कम होता है। लेकिन आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचे दाम का एमएसपी मिले। और ऊंचा दाम कितना जो सरकार दे रही है उससे कम 25 से 30% ज्यादा। अब सोचिए, अगर फसलों का यह एमएसपी बढ़ा तो इससे बाजार में इन फसलों की कीमत बढ़ेगी, खाने पीने का सामान जो इन फसलों से बनता है उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी, और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई भी 25 से 30% तक बाजार में बढ़ जाएगी। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? क्योंकि जैसे ही अनाज 25 से 30% महंगा होगा, उस अनाज से जितनी भी वस्तुएं खाने पीने की बनती हैं वो भी स्वतः उतनी ही महंगी हो जाएंगी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर सरकार ने एमएसपी पर किसानों की मांग मान ली तो इससे सरकार का 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा, जो हमारे रक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है। हमारा रक्षा बजट है 6,21,000 करोड़ रुपए का, और अगर सरकार यह एमएसपी देती है तो इसका खर्च आएगा 10,00,000 करोड़ रुपए का। यह देख लीजिए, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ माफ कीजिएगा, 10 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। और रक्षा बजट है हमारा 6,21,000 करोड़ का। अभी भी जल रही है जैसे। कोई
इस वक्त जो है आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। किसान बड़ी संख्या में आज यहाँ पर मौजूद है और उनको तितर बितर करने के लिए अब बाकायदा कई बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। अब एमएसपी पर हो रही इस राजनीति को आप कुछ आंकड़ों के जरिए भी समझ सकते हैं और समझाते हैं आपको। वर्ष 2004 से 2014 के बीच 10 वर्षों में यूपीए की सरकार ने देश के किसानों से उनकी लगभग 55 करोड़ टन फसल एमएसपी पर खरीदी थी, जिसके लिए सरकार ने किसानों को 5.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया था। अब इसकी तुलना में देखिए मोदी सरकार ने क्या किया। मोदी सरकार ने इन 9 वर्षों में एमएसपी पर फसलों की यही खरीद 37% बढ़ गई, यानी मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के मुकाबले 35% ज्यादा फसलों की खरीदारी की इस एमएसपी पर। और पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 75 करोड़ टन फसल एमएसपी पर खरीदी है, जिसके लिए देश के किसानों को 18,39,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। तो दोनों सरकारों के जो 10-10 साल के कार्यकाल रहे हैं, मोदी सरकार का कार्यकाल लगभग 9 साल का रहा है, तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में 5.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ किसानों को, और एनडीए की सरकार में यानी मोदी सरकार में ये 5.5 लाख करोड़ का जो भुगतान है ये बढ़कर हो गया 18.39 लाख करोड़ का। इसी तरह यूपीए की सरकार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन मोदी सरकार में सिर्फ इसी योजना के बजट में 136% की वृद्धि हुई और यह खर्च 6,000 करोड़ से बढ़कर 15,511 करोड़ रुपए पहुंच गया। यूपीए सरकार में कृषि मंत्रालय का जो बजट होता था, जिसे हम कृषि बजट कहते हैं, वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए था, जो अब मोदी सरकार में 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया है। तो देखिए, यूपीए सरकार में 27,000 करोड़ और एनडीए सरकार में 1.25 लाख करोड़। यूपीए की सरकार में किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान निधि राशि नहीं मिलती थी, लेकिन मोदी सरकार इस समय देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में भेज रही है। लेकिन फिर भी पंजाब के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इसके अलावा उन्हें 10,000 रुपए की पेंशन भी चाहिए और एमएसपी पर उन्हें एक नया कानून भी चाहिए। हम आपको पुलवामा के उन शहीद जवानों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, जिन्होंने आज ही के दिन वर्ष 2019 में हुए एक आतंकवादी हमले में देश की रक्षा के लिए, आप सबकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उस समय पुलवामा के इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे और ये वो जवान थे जिनके लिए उनका देश ही उनका वैलेंटाइन था, उनका देश उनका पहला प्यार था। और इस देश से ये शहीद जवान इतना प्रेम करते थे कि उनकी शहादत के बाद उनका ये प्रेम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये प्रेम हमेशा के लिए अमर हो गया। यानी इस देश के लिए इन शहीदों का जो प्रेम है, इसे आप अमर प्रेम कह सकते हैं। और किसी ने कहा है कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरों में सिमट कर, सोने में लिपट कर मरते हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। अब वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम आपको यह बताएंगे कि क्या जीवन में किसी इंसान से प्यार होना जरूरी है, और जिन्हें अपने जीवन में प्यार नहीं मिला, अब वो डिजिटल पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इन लोगों के साथ बातें करेंगे, इन लोगों के अकेलेपन को दूर करेंगे। यानी अकेलापन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डिजिटल रिश्ते में इमोशनल अत्याचार की मात्रा 0 है। और इस समय दुनिया में ऐसे 300 से ज्यादा ऑनलाइन डेटिंग एप्स एक्टिव हैं, जिनकी मदद से दुनिया भर के लोग वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स और वर्चुअल गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं। और इन डिजिटल पार्टनर्स के साथ लोग ऑनलाइन डेट्स पर भी जाते हैं, उनके साथ ऑनलाइन चैटिंग भी करते हैं, उनके साथ अपना सुख दुख बांटते हैं, अपने दिल की बातें उनके साथ करते हैं। और आज भी दुनिया के बहुत सारे लोगों ने वैलेंटाइंस डे अपने इन्हीं डिजिटल पार्टनर्स के साथ मनाया है। यानी ये एक नए युग की शुरुआत है। और इन लोगों में चीन, जापान,
दक्षिण कोरिया और अमेरिका में भी लोग अब डिजिटल पार्टनर्स के साथ वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं और चीन में तो लोग असली पार्टनर से ज्यादा डिजिटल पार्टनर्स को पसंद कर रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि ये डिजिटल पार्टनर्स ना तो इमोशनल अत्याचार करते हैं, ना ही महंगे महंगे गिफ्ट्स मांगते हैं, ना ही इनकी कोई इमोशनल डिमांड होती है, ना ही कभी इंसानों की तरह रिश्तों में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। यानी लड़ाई झगड़े का कोई सवाल ही नहीं है, नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी अब रिश्तों की परिभाषा को बदल रही है और इसने अब ऐसे लोगों को रिश्ते बनाने का एक नया विकल्प दे दिया है जो रिश्ते बनाना तो चाहते हैं लेकिन इंसानों के साथ रिश्तों को निभाना नहीं चाहते, क्योंकि रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल होता है, रिश्ते निभाना आसान काम नहीं है। जबकि डिजिटल पार्टनर्स के साथ रिश्ते में लोगों की कोई कमिटमेंट नहीं होती, कोई दबाव नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है और इंसानों की तुलना में डिजिटल पार्टनर्स को चुनने की एक बहुत बड़ी वजह अकेलापन भी है।